भारत का इतिहास ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। इसमें एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है, दो बड़ी कंपनियों की लड़ाई की। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच का एक टकराव आधुनिक भारत की नींव रख गया। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है। सवाल तो ये है कि आखिर कैसे कैसे दो कंपनियां जो यहाँ मसाले और कपड़े बेचने आई थीं, एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा करने की दौड़ में शामिल हो गईं। चलिए इस कमाल के बदलाव की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि कैसे व्यापारी यहाँ आए, फिर कैसे उनके सामने फ्रांसीसी आए, देखेंगे कि कैसे ये लड़ाई एक साम्राज्य की जंग बनी, फिर वो निर्णायक युद्ध कौन सा था, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अंग्रेज जीते तो जीते कैसे। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत करते हैं। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी ना, तो उनका कोई प्लान नहीं था साम्राज्य बनाने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो यहाँ आए थे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से, पैसा कमाना। जरा सोचिए, बात है साल 1600 की। इंग्लैंड की महारानी ने कुछ व्यापारियों को एक लाइसेंस दिया भारत के साथ व्यापार करने का। ठीक 8 साल बाद उनका पहला जहाज, जिसका नाम हेक्टर था, सूरत के तट पर आकर लगता है। फिर क्या था, जल्दी ही उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत ली और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री डाल दी, और देखते ही देखते मद्रास जैसे शहर बसा दिए। उस वक्त उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर था, ट्रेड। लेकिन फिर साल 1717 में एक ऐसा फरमान आया जिसने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक तरह का गोल्डन पास दे दिया, जिसे दस्तक कहते थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अब वो बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। ये एक इतनी बड़ी आर्थिक बढ़त थी कि इसने अंग्रेजों को बाकी सबसे मीलों आगे खड़ा कर दिया। पर अंग्रेज इस खेल में अकेले नहीं थे। जल्द ही मैदान में एक नया और बहुत ताकतवर खिलाड़ी उतरा, फ्रांसीसी। और बस यहीं से भारत की जमीन पर दो यूरोपीय ताकतों के बीच टकराव की असली कहानी शुरू होती है। फ्रांस के राजा लुई 14वें ये सब देख रहे थे कि अंग्रेज भारत से कितना पैसा कमा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी एक कंपनी बना डाली। मकसद एकदम साफ था, अंग्रेजों को टक्कर देना। उन्होंने भी सूरत से ही शुरुआत की और जल्द ही पौंडीचेरी को अपना मेन हेडक्वार्टर, अपना गढ़ बना लिया। और फिर साल 1707 में भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया। ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो गई, और जैसे ही वो गए, दिल्ली की सत्ता एकदम कमजोर पड़ गई। इससे जो एक पावर वैक्यूम बना, जो खालीपन आया, उसे भरने के लिए ये यूरोपीय कंपनियां आगे बढ़ गईं। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहती थीं, अब वो किंग मेकर बनने का सपना देख रही थीं। और बस यहीं से शुरू होता है इस संघर्ष का तीसरा और शायद सबसे विस्फोटक दौर। अब लड़ाई यूरोप की थी, लेकिन लड़ी जानी थी भारत की धरती पर। और इसकी शुरुआत हुई पहले कर्नाटक युद्ध से। पहला कर्नाटक युद्ध, सच कहें तो एक बड़ी अजीब लड़ाई थी। इसकी जड़ें भारत में थी ही नहीं, बल्कि हजारों मील दूर यूरोप में थी, जहां ऑस्ट्रिया के सिंहासन के लिए जंग छिड़ी हुई थी। इसको एक प्रॉक्सी वॉर की तरह समझिए। मतलब लड़ाई तो असल में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूरोप में हो रही थी, लेकिन उसकी चिंगारियां, उसके छींटे भारत तक आ रहे थे। इसी युद्ध के दौरान एक छोटी सी लड़ाई हुई जिसने सबको चौंका कर रख दिया, सेंट थॉमे की लड़ाई। नतीजा इतना हैरान करने वाला था कि किसी को यकीन नहीं हुआ। मुट्ठी भर एकदम डिसिप्लिन में रहने वाले यूरोपीय सैनिकों ने एक बहुत बहुत बड़ी भारतीय सेना को हरा दिया। ये एक तरह का वेकअप कॉल था। इसने ये साफ कर दिया कि भारत में अब ताकत का पैमाना बदल चुका है। और इस नई सच्चाई को सबसे पहले पकड़ा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। वो बहुत शातिर था। उसे ये एहसास हो गया कि असली ताकत अब व्यापार से नहीं आएगी, बल्कि भारत के राजा महाराजाओं के आपसी झगड़ों में दखल देने से मिलेगी। और बस इसी एक सोच ने अगले और भी बड़े संघर्ष की नींव रख दी। तो डुप्ले की इस नई सोच के साथ अब ये संघर्ष सिर्फ एक प्रॉक्सी युद्ध नहीं रहा। अब ये सीधे सीधे भारतीय राज्यों पर अपना असर डालने की, उन पर कब्जा करने की लड़ाई बन गया। और इसी के साथ शुरू हुआ दूसरा कर्नाटक युद्ध। अब देखिए हुआ क्या। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ गई, और इन दोनों कंपनियों ने इसे एक बड़े मौके की तरह देखा। फ्रांसीसियों ने एक दावेदार को अपना समर्थन दिया, तो अंग्रेजों ने उसके दुश्मन को।
ये पूरी तरह से शतरंज की एक बिसात बन गई, जहां भारतीय राजकुमार सिर्फ इनके मोहरे बनकर रह गए थे। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि फ्रांसीसी ये बाजी जीत जाएंगे। वो जीत रहे थे, लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है एक नौजवान अंग्रेज अधिकारी की, रॉबर्ट क्लाइव। और उसने सिर्फ 500 सैनिकों के साथ एक ऐसा दांव खेला जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्लाइव की चाल सच में अविश्वसनीय थी। जिस वक्त फ्रांसीसी सेना त्रिचिनोपोली को घेरने में बिजी थी, क्लाइव ने सीधा दुश्मन के दिल पर ही हमला कर दिया। उसने अपने गिने चुने 500 सैनिकों के साथ कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर ही कब्जा कर लिया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था, एक ऐसा दुस्साहसी जुआ था जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया। और जरा देखिए किस्मत का खेल। ठीक उसी वक्त जब अंग्रेजों को क्लाइव जैसा हीरो मिला, फ्रांसीसियों ने एक बहुत बड़ी एक घातक गलती कर दी। उन्होंने अपने सबसे बड़े खिलाड़ी को ही मैदान से बाहर कर दिया। साल 1754 में फ्रांस की सरकार ने अपने सबसे काबिल रणनीतिकार डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसने भारत में उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक चैप्टर पर, तीसरा कर्नाटक युद्ध। वो लड़ाई जिसने भारत में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। देखिए, तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 1763 तक चला, ये कोई छोटी मोटी स्थानीय लड़ाई नहीं थी। ये असल में पूरी दुनिया में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहे एक बड़े युद्ध का, जिसे 7 Years वॉर कहते हैं, उसी का एक हिस्सा था। एक इंडियन थिएटर था, लेकिन इस बार दांव पर भारत का भविष्य लगा हुआ था। और फिर आया साल 1760 और वांडीवाश का मैदान। यहीं पर आखिरी और फैसलाकुन मुकाबला हुआ। ये निर्णायक पल था। ब्रिटिश जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को ऐसी करारी हार दी, ऐसा कुचलने वाला झटका दिया कि भारत में उनकी सैन्य ताकत की कमर ही टूट गई। इस पूरी लड़ाई का अंत हुआ 1763 की पेरिस संधि के साथ। अब कहने को तो कागज पर तो फ्रांसीसियों को उनके ट्रेडिंग पोस्ट वापस मिल गए, लेकिन असलियत में उनसे सेना रखने और किले बनाने का हक छीन लिया गया। मतलब अब वो सिर्फ नाम के व्यापारी थे। उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। भारत में एक साम्राज्य बनाने का उनका सपना हमेशा के लिए टूट चुका था। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी? चलिए अब इसका विश्लेषण करते हैं हमारे छठे और आखिरी हिस्से में कि अंग्रेज आखिर जीते क्यों। तो अंग्रेज क्यों जीते? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। पहली, उनकी कंपनी प्राइवेट थी, जो फटाफट फैसले लेती थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, धीमी थी। दूसरी, समुद्र पर अंग्रेजों का कंट्रोल था, उनकी नेवी बेहतर थी। तीसरी, बंगाल से मिल रहे पैसे ने उन्हें बहुत मजबूत कर दिया था। चौथी, उनके पास क्लाइव जैसा दमदार लीडर था। वहीं फ्रांसीसियों ने अपने बेस्ट आदमी डुप्ले को घर भेज दिया। और शायद सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों का पूरा ध्यान भारत पर था, जबकि फ्रांस का ध्यान यूरोप की लड़ाइयों में बटा हुआ था। तो फ्रांसीसी हार चुके थे, खेल से बाहर हो चुके थे। अंग्रेज अब भारत में सबसे बड़ी यूरोपियन ताकत बन गए थे। पर अब सवाल ये था कि अंग्रेजों के रास्ते में अब कौन खड़ा था? और इस सवाल का जवाब भारतीय शक्तियों के साथ होने वाले उनके अगले संघर्षों में छिपा है।